पार्ट 2 के शुरुआत में सैंजो इंडस्ट्री ने एक नया एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडल ऑडिशन का प्लान बनाया। तभी सैंजो ने अनाउंस किया कि उसे ऑलरेडी परफेक्ट मॉडल मिल चुकी है। जब वो लड़की अंदर आई, को ने तुरंत पहचान लिया कि वो रॉन है। रॉन ने अपना इंट्रोड्यूस दिया और कंपनी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। को ने उसे शौक के साथ देखा, जैसे वो किसी पुरानी यादों में खो गया हो। बाद में जब एक वर्क मीटिंग हुई जिसमें मेका भी मौजूद थी, उसने नोटिस किया कि को और रॉन के बीच कुछ अलग ही केमिस्ट्री है। उसकी शक और बढ़ गई जब रो ने को से पूछा कि क्या वो यूरी के जैसे दिखती है। फिर रो ने रिवील किया कि वो यूरी की ट्विन सिस्टर है, जिसे छोटी उम्र में अडॉप्ट किया गया था। उसने बताया कि उसने यूरी से को के बारे में बहुत सुना था और जब एड में को का नाम देखा तो मॉडल के लिए अप्लाई किया। मीटिंग के बाद जब को और मेका घर वापस आए तो को ने तुरंत मेका से माफ़ी मांगी कि उसने यूरी के बारे में पहले नहीं बताया। को ने एक्सप्लेन किया कि जब वो 12 ईयर का था तब अनाथ आश्रम में यूरी के साथ था। मेका ने तब पूछा कि क्या यूरी उसका पहला प्यार थी, लेकिन को ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। मेका ने चाहे बाहर से अपने इमोशन छुपा लिया हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान हो गई और अकेले में रो पड़ी। अगले दिन को और रोन की मुलाकात होती है, जहां दोनों यूरी के बारे में बातें करते हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान रोन ने को अपने रूम में बुलाया और दोनों ने साथ ड्रिंक किया। तभी रोन ने पूछा कि क्या वो यूरी जैसे दिखती है। को ने हाँ कहा। अचानक रोन ने उसे सीड्यूस करने की कोशिश की और कहा कि उसका बॉडी भी यूरी के जैसे ही है, लेकिन को ने तुरंत उसे रोक दिया और सेडक्शन रिजेक्ट कर दिया। को ने रॉन को क्लियरली बता दिया कि उसे यूरी की हर एक बात याद है। उस दिन तक जब यूरी की डेथ हुई थी, उसने फर्मली कहा कि अब वो मेका की पति है और रॉन से रिक्वेस्ट की कि वो फिर कभी ऐसा उसके करीब आने की कोशिश ना करे। रॉन रो पड़ी और उसने बताया कि उसके इंटेंशन सिर्फ इतना था कि वो अपनी बहन यूरी की याद को दिलाना चाहती थी। जब को ऑफिस वापस आ गया तब मेका ने तुरंत उसके कपड़ों से परफ्यूम का एहसास किया और डायरेक्टली उससे पूछा। को ने डायरेक्टली कन्फेस किया कि वो रोन से उसके होटल में मिलने गया था। ये सुनकर मेका हर्ट हो गई और चुपकर अपने रूम में जाकर रोती है। उस रात जब को घर आया तो मेका ने उससे फैशनेट तरीके से किस किया, लेकिन को ने उस किस का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे सिर्फ प्यार से हक किया। अगली सुबह को ने मेका को लेकर एक सीमेंट्री ले गया और रिवील किया कि वही यूरी की खबर है। को ने बताया कि यूरी की डेथ 14 ईयर पहले हो गई थी और अब वो मेंटली रेडी है अपने पास्ट को अलविदा कहने के लिए। उसने ये भी बताया कि रॉन सिर्फ इसलिए उसकी लाइफ में आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि को उसकी बहन को भूल जाए। ये सब सुनकर मेका इमोशनल हो गई और कहा कि उन दोनों के लिए उनका पास्ट भी ज़रूरी है। उसने को से कहा कि वो उसका हर यादों को अपनाएगी, इवन यूरी की, और एश्योर किया कि वो उसका पूरा पास्ट एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसी बीच आरुका अपने ऑफिस में को और मेका की फोटो को घूरते हुए देखा और अनएक्सपेक्टेडली बोला कि वो चाहता है कि उन दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो जल्दी एक बच्चे के माँ बाप बन सके। तभी रोन भी वहाँ आई और आरुका ने उसकी तारीफ की, कहा कि वो अपनी बहन यूरी की तरफ खूबसूरत लग रही है। उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि दोनों कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। कुछ दिन बाद जब को काम से घर आया तो उसने देखा कि मेका उसके पेरेंट दादी जी ने मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। टेबल पर बहुत सारा टेस्टी खाना था और सभी बहुत खुश थे। को भी उन सब के प्यार भरे जेस्चर से इमोशनल और थैंकफुल हो गया, लेकिन इसी खुशी के बीच अचानक उसके अंदर पुरानी चाइल्डहुड की यादें लौट गई। अगले दिन को एक कैफे में अकेला बैठा था, तभी वहाँ आरुका आया और उसके सामने बैठ गया। आरुका ने सीधा को से कहा कि उसने मेका और उसके परिवार को अच्छे से डिवाइस किया और उनका प्लान सक्सेस हो गया है। उसने सजेस्ट किया कि अब टाइम आ गया है सैंजो फैमिली के पावर को कंट्रोल करने का, और को ने इस बात से एग्री किया। उस रात को ने अचानक एक नाइटमेयर देखा और जाग गया। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब को
12 ईयर का था तब उसने अपने पिता को अपनी माँ पर बहुत हिंसा करते हुए देखा था। उसका पिता हमेशा नशा करता था और उसकी माँ को मारता था। को की माँ उसे हमेशा प्यार करती थी, लेकिन वो खुद भी एक विक्टिम थी जो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एक दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। थोड़े ही समय बाद उसका पिता भी गायब हो गया। को के पास कोई फैमिली नहीं बचा था, इसलिए वो अनाथ आश्रम में रहने लगा। अनाथ आश्रम में उसका मुलाकात अरुका और यूरी से हुई, जो उस समय में 70 ईयर के थे। दोनों ने उसका वेलकम किया और उसकी केयर की। चाहे दोनों टफ नजर आते थे, लेकिन उनमें जस्टिस का स्ट्रॉन्ग सेंस था और वो दूसरे बच्चों को बुली होने से प्रोटेक्ट करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक टीचर बच्चों को फिजिकली पनिश कर रहा है। तब अरुका ने उस टीचर के अगेंस्ट स्टैंड लिया और यही बात को के दिल को छू गई और इस वजह से को ने हारुका और यूरी को अपना आइडियल बना लिया। इन दोनों के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। जब हारुका 18 ईयर का हुआ तो उसने अनाथ आश्रम छोड़ दिया क्योंकि उसे एक नौकरी मिल गई थी। जाते वक्त उसने को से कहा कि वो स्ट्रॉन्ग बने और यूरी और बाकी बच्चों का ध्यान रखे। थोड़े ही दिन बाद अनाथ आश्रम में नए डायरेक्टर और उनकी बीवी अपॉइंट किए गए, जो सैंजो फैमिली के ही मेंबर्स थे। बाहर से डायरेक्टर बहुत ही दयालु दिखते थे, लेकिन अंदर से वो चिल्ड्रंस का गलत फायदा उठाते थे। एक रात जब को सो रहा था, डायरेक्टर चुपके से उसके रूम में आया और उसके चेहरे को टच करने लगा। को समझ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त उसके पास रिएक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। उसे बचाने के लिए यूरी तुरंत वहां आई और डायरेक्ट पर अटैक किया, जिससे वो वहां से भाग गया। इस घटना के बाद यूरी को समझ आ गई कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो आदमी बाकी बच्चों के साथ भी यही करेगा। इसलिए यूरी ने अपने आप को उस डायरेक्टर के सामने रख देती है और उससे रिक्वेस्ट की कि वो बाकी बच्चों को छोड़ दे। इस बलि के बदले में यूरी प्रेग्नेंट हो गई। जब यूरी ने ये बात डायरेक्टर की बीवी को बताई तो उसने कहा कि वो अपने हस्बैंड के कैरेक्टर के बारे में सब जानती है, लेकिन सैंजो फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी करना नामुमकिन है क्योंकि उनका पावर बहुत बड़ा है। डायरेक्टर की वाइफ ने यूरी से चुप रहने को कहा और उससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए मदद का ऑफर की। इसके बावजूद डायरेक्टर का बच्चों के साथ अब्यूज करना बंद नहीं हुआ। एक रात यूरी ने डायरेक्टर को छत पर बुलाया और उसके गंदे काम का सामना किया। डायरेक्टर ने अपने एक्शन जस्टिफाइज करने की कोशिश की, कह कर कि वो उन्हें खाना और शेल्टर देता है, लेकिन यूरी ने कहा कि बच्चों को प्यार और सुरक्षा चाहिए, ना कि डर और अब्यूज। जब उनके बीच झगड़ा इंटेंस हो गया तब को वहां पहुंचा, लेकिन डायरेक्टर के सामने आकर उसे रोकने का हिम्मत को में नहीं थी। उसके आंखों के सामने सब हो रहा था, लेकिन वो हेल्पलेस था। उस क्रिटिकल मोमेंट पर यूरी ने अपना फाइनल डिसीजन लिया। उसने डायरेक्टर को पकड़ा और उसके साथ छत से जंप कर दिया। दोनों की तुरंत डेथ हो गई। इस घटना ने को डीपली डरा दिया। उसे लगने लगा कि यूरी की मौत उसकी वजह से हुआ क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। ऊपर से सैंजो फैमिली ने यूरी की डेथ को एक्सीडेंट कहकर कवर अप कर दिया। यूरी की डेथ के बाद हारुका और को ने सैंजो फैमिली से बदला लेने का प्लान बनाना शुरू किया। हारुका ने रिवील किया कि सैंजो फैमिली की एक पोती है जिसे वो प्रिंसेस बुलाते हैं। हारुका ने सजेस्ट दिया कि उन दोनों को उस लड़की के जरिए फैमिली का ट्रस्ट जीतना होगा। तब को हाई स्कूल में था और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक किडनैपिंग का प्लान बनाया, जिसमें मेका को किडनैप किया और फिर को उसे रेस्क्यू करेगा। प्लान सक्सेसफुल रहा और इसी तरह को सैंजो फैमिली में बॉडीगार्ड बनकर एंटर कर गया। बॉडीगार्ड के रूप में जब को ने देखा कि मेका कैसे प्यार और सुरक्षा के साथ पाली बड़ी है तो वो अंदर से हिल गया। को के मन में अपनी बचपन की कठिनाइयां और दर्द भरी यादें चल रही थी। ये सब देखकर उसने ये रियलाइज किया कि जिंदगी कितनी नाइंसाफी है और अमीर लोग ही दुनिया में होने वाली सारी बुरी बातों के जिम्मेदार है। अंत में को ने फैसला किया कि जब वक्त आएगा तो वो मेका को मार देगा और सैंजो फैमिली से अपना बदला लेगा। एक रात को ने मेका को सोया हुआ देखा और फिर उसने अपने हाथ उसके गर्दन के आसपास डाल दिया, लेकिन उसके अंदर से कुछ उसे रोक रहा था।
उसके जहन में वो खुशियां भरे पल आने लगे जो उसने मेका के साथ गुजरा था, और उसने अपने आंसू रोक नहीं पाया। जब मेका ने आंखें खोली तो उसने कोको आंसू भरे चेहरे के साथ देखा, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेका ने सिर्फ कोको कंफर्ट किया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया और अपने प्यार में डूबे हुए सोते हैं। अगली रात कोको हारुका का फोन आता है। हारुका कहता है कि उनका असली प्लान था कि मेका और उसके बच्चे और सैंजो फैमिली के सारे एसेट को इनहेरिट करे, लेकिन क्योंकि बच्चा अभी तक नहीं आया, हारुका ने ये सजेस्ट किया कि अभी मेका को मार दिया जाए। को ने थोड़ा हेजिटेट दिखाया, लेकिन फिर उसने हारुका से कहा कि वो उनके प्लान के मुताबिक काम करेगा। जब को घर वापस आता है तो उसे मेका कहीं नहीं मिलती, जो उसे बहुत परेशान कर देता है। को उसका नाम बुलाता है जब तक मेका वापस स्टोर से नहीं आती। जब मेका वापस आती है, को तुरंत उसे गले लगा लेता है आंसू बहते हुए और अपने प्यार का इजहार करता है। उस पल को ये समझ आता है कि वो मेका को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगले दिन को हारुका से मिलता है और उससे ये एडमिट करता है कि वो उनका प्लान पूरा नहीं कर सकता। को ने कहा कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, मेका की जान बचाने के लिए। हारुका ने अचानक एक बंदूक निकाली और कहा कि अगर को चाहता है कि उनका प्लान रुक जाए तो तुम्हें मुझे मारना होगा। हारुका ने को याद दिलाया कि उनके बीते हुए दिन, यूरी की मौत और कैसे उनके दोस्त उसके स्कूल फीस के लिए मदद करते थे। आंखों में आंसू लेकर को ने हारुका को गले लगा लिया और हारुका ने वादा किया कि वो कभी उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। इसी बीच मेका को घर पर एक डाइवोर्स लेटर मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। को ने अपनी नौकरी भी रिजाइन कर देता है। एक हफ्ते के बाद भी को नहीं आता और मेका को उसकी याद बहुत सताने लगती है। एक दिन कंपनी में एक क्राइसिस होता है। सभी कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाता है और उनका सारा डाटा हैक हो जाता है। मेका अपने दादाजी के साथ इसके बारे में डिस्कस करती है और दादाजी को लगता है कि को शायद इस इंसिडेंट का पीछे हो सकता है। जल्दी ही को रोन और हारुका के साथ कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और हारुका एक गन निकालकर मेका पर पॉइंट कर लेता है। हारुका ने कहा कि वो सैंजो फैमिली से बदला लेने आया है। उसने ये भी बताया कि उनके फैमिली ने कैसे गरीब और कमजोर लोगों का शोषण किया है और अनाथ आश्रम में क्या कुछ हुआ था, इंक्लूडिंग यूरी की मौत। इस सब को सुनकर सैंजो ने कहा कि वो इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब को उनके घर आया उसने अपनी रिसर्च के जरिए जाना था कि उनके फैमिली में किसने इतनी बड़ी गलत की थी। सैंजो को ये पूरी तरह से पता था कि को उनका फैमिली में बदला लेने के लिए आया था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अपने करीब रखा था। जैसे जैसे वक्त गुजर गया, सैंजो को ये समझ आने लगा कि को का अंदर मेका के लिए असली प्यार था। यहीं पर सैंजो ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा और कहा कि अगर उन्हें बदला लेना है तो मुझे मार देना चाहिए और मेका को जीने देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल मासूम थी। सैंजो ने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को चोट देने की कोशिश की, लेकिन मेका ने उसे रोका। दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी और इसी दौरान हारुका ने मेका को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन को ने उसे अपने आप पर ले लिया। को ने हारुका से कहा कि वो मेका को जान से ना मारे, लेकिन हारुका ने इनकार कर दिया और दूसरी गोली चला लिया जो को ऊपर लग गई और वो बेहोश होता है। मेका को अपने प्यार को खोते हुए देखकर बहुत घबराहट हुई और वो अपने सर पर गोली मारने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाती, रॉन ने उसे रोक दिया। रॉन ने मेका को याद दिलाया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और उसे अपने जीने की वजह को नहीं खोना चाहिए। जल्दी ही एक एम्बुलेंस आई और को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उनका इलाज चालू किया गया। यहीं पर को की जान बच गई, लेकिन उनका रवैया मेका के लिए बिल्कुल बदल गया। उसने मेका से बात करना बंद कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ तलाक चाहिए। मेका को और कोई रास्ता नहीं मिला और उसने तलाक के पेपर साइन कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद को अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया। 6 मंथ बाद मेका को अपने घर वालों के दबाव में अमन से शादी करनी पड़ी। हालांकि वो उससे प्यार नहीं करती थी
और अपनी शादी में खुशी नहीं थी। ये देखकर अमन ने अपनी शादी को इन करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद मेका को अनाथ आश्रम के डायरेक्टर से ये पता चला कि को वहाँ रहता था। मेका वहाँ गई और जानकी को समुंदर के किनारे वॉक करने गया है। मेका तुरंत वहाँ पहुँच गई और वहाँ को से मिली, लेकिन को ने उसे इग्नोर किया। इसके बावजूद मेका ने हिम्मत नहीं आ रही और को के पीछे पीछे चलती रही। उस पल मेका ने कहा कि वो को से गहरा प्यार करती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। वो ये भी कहती है कि वो कभी भी शादी नहीं कर सकती थी। इसका जवाब देने के लिए को ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेका ने अचानक उसे गले लगा लिया और दोनों गिर गए। उस पल को ने अपने आंसू को रोक नहीं पाया और अपने जज्बात को इजहार करते हुए ये कहा कि वो अभी भी मेका से प्यार करता है। को ने ये भी माना कि वो सिर्फ इसलिए मेका से दूर भाग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी फिर से खतरे में हो। इसके बाद को ने मेका को प्यार से किस किया और दोनों ने फैसला किया कि वो दोबारा शादी करेंगे।